नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सभी को राम राम। कैसे हैं सब? आनंद में? बहुत बढ़िया, मौज में। चलिए, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय सिविल एकेडमिक में स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो अपना एसआई के लिए बैच चल रहा है, जनरल हिंदी वाला, ये जनरल हिंदी में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने चर्चा कर ली थी कैसे पाठ्यक्रम लेके चलेंगे, क्या अपने शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज आपको देंगे, या कैसे हम अपना जो पार्ट है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट और एक याद करने वाला पार्ट, उसको कैसे लेके चलेंगे। उसी क्रम में आज अपनी दूसरी क्लास है। देखो मित्रों, ये विडंबना ये है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के हम मूल शब्दों को भी नहीं जानते। इवन मैंने तो ऐसा अनुभव किया है कि हमारे यहाँ पर विद्यार्थी जो कई बार जुड़े हैं आरएस मेंस में जो थे, उसमें हिंदी की टेस्ट सीरीज अपन ने चलाई थी। उसमें ऐसा अनुभव किया कि उस टेस्ट सीरीज में जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी थे, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी जो थे, वह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से उन्होंने हिंदी में अच्छा क्या किया, प्रदर्शन किया। हाँ हाँ। अरे मेरे मित्र, जिसके लिए हम कंफर्ट होते हैं ना, उस कंफर्ट को हम इतना अच्छे से नहीं करते तैयारी में। जैसे कि हिंदी की मैं बात करूं कि मैं ताज्जुब कर गया था जब मैं सोच रहा था कि यार जो अपने हिंदी के बालक हैं वो तो ठीक कर जाएंगे हिंदी, जिनका अपना हमेशा जो सब्जेक्ट का मीडियम रहा है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम ने उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखा दिया। कारण उसके पीछे क्या था, जहाँ जैसे कहते हैं ना कि जयपुर में हमारे ये आमेर का किला है, तो हम जयपुर वासी आमेर का किला घूमने नहीं गए होंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जबकि दिल्ली वाले, आसपास के राज्य वाले दो दो तीन तीन बार भी घूम के चले गए होंगे। तो हिंदी की ऐसी दूरदर्शा कर रखी है कि हम नॉर्थ इंडियन की हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी की जब हम व्याकरण की बात करते हैं या हिंदी के कुछ मूल शब्दों की बात करते हैं तो हम उनकी व्याख्या तक नहीं कर सकते। चलिए, कोई बात नहीं, हम इसको बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको हमारे लेक्चर के साथ में अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। हिंदी के लिए अपना अहंकार एक बार त्याग लेना कि ये सर आप ये इतना बेसिक से क्यों करा रहे हो। ये बेसिक्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत बड़ा महत्व है मेरे मित्रों। आप ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वो समझते जाएंगे। और जैसे किसी भी मकान के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, इमारत आपको बढ़िया खड़ी करनी है, इसी तरीके से मेरे मित्र ये दो तीन लेक्चर आपके पूरे जनरल हिंदी के लिए नींव का काम करेंगे। उसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी। इनिशियली जो हम कुछ हिंदी व्याकरण या हिंदी या जनरल हिंदी कुछ बेसिक्स हम समझेंगे, उन बेसिक्स के बाद बड़े सरल तरीके से लेके चलेंगे, और उसके बाद उसमें नई नई ऐसी कुछ चीज़ें अपन जोड़ते चलेंगे। जैसे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मानकीकरण आया है, उस मानकीकरण के अंतर्गत बड़ी अच्छी कुछ बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदु को भी जोड़ेंगे। हम एक बार हिंदी के, जनरल हिंदी के, हमारी लिपि, हमारे व्याकरण या हमारी भाषा के बारे में समझने के पश्चात हम उसमें जैसे कि उच्चारण के माध्यम से कितने विभाजन हैं, स्वर ध्वनियों के माध्यम से कितने विभाजन हैं, वो भी हम सब देखेंगे। इसलिए परेशान मत होना, गूढ़ बातों को भी हम बाद में जोड़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले तो भाषा की बात कर लें। आपने देखा होगा जब भी आप रेड लाइट से होकर गुजरते हैं तो जैसी लाल बत्ती जाती है तो हमारी मोटरसाइकिल या हमारी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या है मेरे मित्र? ये एक संकेत है कि अब आपको यहाँ पर रुकना है। इसीलिए तो कर रहे हैं, आप उस संकेत को समझ रहे हैं। जैसी लाल बत्ती के संकेत को समझते हैं हम रुक जाते हैं। इसी तरीके से मेरे मित्र, हमारी जो मैं इकोनॉमिक्स में आपसे कहता हूँ कि मुद्रा एक्सचेंज जो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम समाज में हिंदी के अंतर्गत मेरे मित्र विचारों का विनिमय करते हैं। और ये विचारों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? इस भाषा के माध्यम से होता है। क्लियर है मेरे मित्र? आपके हृदय के कोई भी भाव हैं, उनको आप व्यक्त कैसे करेंगे? जैसे कि स्कूल में सीटी बजाई आपने, ये भी एक भाषा के रूप में काम करता है। जैसे क्लास में कुछ बालक होते हैं, उनके कुछ कोड वर्डों में बातचीत चलती रहती है। इसी तरीके से हमारे भी कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों के माध्यम से उनके भाव हम समझ जाते हैं। लेकिन यदि जिस भाषा में आपको कहना है वह भाषा यदि आपकी मजबूत नहीं हुई या उस भाषा की आपकी समझ नहीं हुई, तो आप अपने हृदय के भाव और मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाएंगे। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं अगर फ्रांस में चले जाऊँ और हिंदी बोलूंगा तो कोई समझेगा क्या? नहीं समझेगा। वही फ्रांस वाला यहाँ आ जाएगा, फ्रेंच में बोलेगा तो मैं नहीं समझूंगा। तो भैया, मन की बात को बोलकर, लिख कर कहने का साधन ही मेरे मित्र क्या है? भाषा है। मन की बात जो मोदी जी करते हैं, बोल कर
लिख कर, मन की बात बोल कर लिख कर कहने का साधन ही मेरे मित्र क्या है? भाषा है। क्लियर है मेरे मित्र? इसको मैं क्या ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उनको अपने भाव या जो विचार है उसमें प्रकट करने का साधन क्या है मेरे मित्र? भाषा है। स्पष्ट है? अगर भाषा ना होती ना मेरे मित्र, तो हम हमारे सुख दुख का इजहार कैसे करते कि आज मैं बहुत सुख में हूं, आज मैं बहुत दुख में हूं, अगले को कैसे बताते? कंधा पे रख के जो रोते हैं लड़के लड़कियां, वो अपने भावों को कैसे व्यक्त कर पाते? तो ये भाषा ही है जिसकी वजह से आप अपनी बात व्यक्त कर सकते हो। समझ में आ गया? इट इज ए मीडियम, ये एक साधन है जिसके बाद अपनी मन की बात बोलकर, ध्यान रखो, बोलकर और लिखकर कहने का साधन है। हम जो पढ़ेंगे वो दोनों बातों पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप लिखोगे। विश्व की सबसे वैज्ञानिक कोई भाषा है तो वो आपकी हिंदी है, ये अपनी हिंदी है। और जो अपन ने चर्चा करी है उससे दो बात निकल के आई है कि भाषा के दो रूप मैं जान पा रहा हूं, और वो भाषा के दो रूप क्या है मेरे मित्र? एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक बोलकर और लिखित लिखकर, ओरल और रिटन। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मुख से कही जाने वाली बात, ठीक है ना, मौखिक। और लिखित क्या हो गया? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समझ गए? अच्छा, मैं आपसे साथ साथ जीके के दो तीन चीजें और पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। यहीं लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है मेरे मित्र? ये आप मुझे बताना। देखो, ये तो अपना अभी यूट्यूब पर रहेगा, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। केरल, केरल की भाषा क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा क्या है? ये तीन की मुझे भाषा आप एक बार बताइएगा। और अगर मन में कहीं पर भी रुकावट या संकोच आ रहा है तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। किस किस की बतानी है? आंध्र प्रदेश की, केरल की और कर्नाटक की भाषा क्या है? अच्छा, हमारी क्या है भाषा? हिंदी। और हिंदी ही हमारी मित्र क्या है? राष्ट्रभाषा है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी या स्थान मिला था? वह दिन था 14 तारीख। और महीना कौन सा था मेरे मित्र? सितंबर। सितंबर चल रहा है ना, 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही इसको राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। और हम 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी दिवस बनाते हैं। चलिए, अगली है बोली, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायलेक्ट। जैसे राजस्थान में हमारा डायलेक्ट क्या है? राजस्थानी। देखो, अगर मैं कहूं भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, वह क्या है क्षेत्रीय रूप? बोली। कौन सा है? बोली। ये देखो, र पे घुंडी बनी हुई है, इसका विशेष ध्यान रखना। मतलब र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? र धन बड़ा ऊ, इसीलिए कैसा बनेगा ये? र पे आपने ऐसी मात्रा तो देखी नहीं होगी, तो हम र पे जब ये मात्रा लगाते हैं बड़ी ऊ की, तो ये पूरी ऐसी गांठ बांध के लगाते हैं। इसको बोलते हैं बड़ा रू। अच्छा, रुपया में कौन सा रहता है? चलिए, सारी बातें बाद में करेंगे, अभी बेसिक्स फिर, अभी नींव मजबूत कर लो आप। आपकी मजबूत है तो थोड़ा सा उसमें और सीमेंट डाल लो हिंदी का। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है मेरे मित्र? बोली कहते हैं। और ये कैसी है बोली को? हम बोलते हैं कि सब आम बोलचाल की जो हमारी भाषा है उसी को हम बोली कहते हैं। और आप देखते हैं कि हर प्रांत में, हर गांव में ये बदलती भी रहती है। तो मैं क्या यूं कह सकता हूं कि जो बोली का क्षेत्र है ये सीमित होता है।
और बोली का प्रयोग केवल हम किस में करते हैं, आम बोलचाल के लिए ही किया जाता है। ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, ये जो डायलेक्ट है इसका लेखन कार्य और साहित्य रचना में प्रयोग नहीं होता है। तो आप ध्यान में आ गया भाषा, उसके बाद बोली। अब आता है लिपि, स्क्रिप्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये लिपि में भी कई सारे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे मेरे मित्र। मैंने लिखा 10 रुपये। क्या लिखा मैंने, 10 रुपये। कौन सा वाला रुपये ठीक है, इसमें बड़ा ऊ लग रहा है, इस रुपये में छोटा ऊ लग रहा है। कौन सा ठीक हो जाएगा, छोटा ऊ वाला। क्लियर है। ये जो मैंने 10 रुपये लिखा है, ये जो मैंने लिपि लिखी है, अभी मैं इसकी भाषा भी आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। यह जो लिपि लिखी है किस भाषा में है, हिंदी में है। किस में मेरे मित्र, हिंदी में है। अच्छा इसी को मैं ये लिख दूं 10 रुपीज, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरे मित्र अंग्रेजी। क्या हो गया, अंग्रेजी। सर ये र का फिर एक से चक्कर आ गया, आपने ग के नीचे ये लगा दिया र। हाँ ये र है, 3 तरह के र हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ये ध्यान में आपके आ गया। लिपि में, लिपि क्या होगा, इसका मतलब अलग अलग भाषाओं में हमने 10 रुपये का लिखने का एक ढंग देखा, और हर भाषा को हम अलग अलग तरह से ही लिखते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, लिखने के ढंग को ही मेरे मित्र क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है। मतलब कि भाषा को लिखने का जो ढंग है वही मेरे मित्र क्या है, लिपि है, स्क्रिप्ट है। देखिए मैं अभी आपके लिए जब इसमें हम नोट्स तैयार कर रहे थे, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो अक्टूबर 24 में मानकीकरण हुआ है, उस मानकीकरण में स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस हैं जिसमें हिंदी की एक तो आपको उसका डेवलपमेंट के बारे में फेजेस बताए हैं, और कुछ बड़े प्यारे पैराग्राफ हैं उसके, उनको एक बार आप अवश्य देखना। क्यों देखना, आरएस मेंस की भी आप तैयारी तो करेंगे मेरे मित्र। अपना जो सिलेबस आता है ना, उसमें हिंदी से रिलेटेड कोई ना कोई सिलेबस आता ही, ऐसे आता ही आता है। तो उसमें से आपको बड़ा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उस पर आप जुड़ जाना। क्लियर है। भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। और जो हम हिंदी लिखते हैं, ये जो हिंदी भाषा आपने लिखा ना, अब जो हम हिंदी लिखते हैं तो हमारी लिपि कौन सी है मेरे मित्र, देवनागरी। कौन सी है मेरे मित्र, देवनागरी। हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। अच्छा ये एक बात और बताओ, उर्दू जो आप बोलते हो, उर्दू भाषा बोलते हैं ना, उर्दू हम किस में लिखते हैं, फारसी में। अच्छा पंजाबी आप जो बोलते हो, पंजाबी किस में लिखते हो आप, गुरुमुखी में। समझ रहे हो। इसी तरीके से अंग्रेजी जो आप लिखते हो वो रोमन में लिखते हो। अगर मैं आपसे उसकी स्क्रिप्ट पूछूं कि भैया जो अंग्रेजी भाषा है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, वो रोमन है। अगर मैं आपसे पूछूं उर्दू जो है, उर्दू ठीक लिखा है उर्दू मेरे मित्र, उर्दू ठीक लिखा है क्या, छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा, एक र फिर ये और आ गया साहब। 3 तरह के रहे हैं, हम समझेंगे। क्लियर है। तो ये उर्दू सही है और ये उर्दू गलत है। ठीक है। उर्दू जो है वो उसकी लिपि क्या है मेरे मित्र, फारसी। स्पष्ट है। मैंने आपसे बोला पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। गुरुमुखी में छोटा ऊ की मात्रा आई है। क्या, छोटा ऊ की मात्रा आई है। लेकिन आप देखते हैं गुरु में कई जगह वैसा बड़ी ऊ की मात्रा भी होती है। उन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाना, मुझे मालूम है आप सबको इन सब का खूब ज्ञान है, लेकिन आपको परीक्षा पास करनी है ना, थोड़ा सा अहंकार त्याग लेना। एक बार जैसी क्लास चल रही है इसके साथ चलते जाना। क्लियर है मेरे मित्र। अब आपको स्पष्ट आ गया ना, स्क्रिप्ट मतलब लिपि से क्या आशय है, भाषा को लिखने का ढंग है। पंजाबी कोई लिपि नहीं है, हिंदी कोई लिपि नहीं है, हिंदी की लिपि है देवनागरी।
पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, और आपकी उर्दू हम किस में लिखते हैं? फारसी में। और अंग्रेजी किस में लिखते हैं? रोमन में। स्पष्ट है? चलिए, अब ये व्याकरण, ये भी देख लो आप। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। एक काम और करना कि ग्रामर की स्पेलिंग और लिखना। एक बार मुझे ग्रामर की स्पेलिंग और लिख के आप बताना। कैसे बताओगे भैया? खुद ही आप लिखने का प्रयास करना और मुझे बता देना ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या? ग्रामर, ठीक है। क्या ये भाषा और व्याकरण की मैं बात कर लेता हूं। ग्रामर, देखो, भाषा जो है ना, वो केवल शब्दों का समूह नहीं है, उन शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। और ये शब्द वाक्यों में एक मतलब एक व्यवस्था में प्रयोग में आने चाहिए। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग यदि ठीक नहीं है, ठीक है ना, और वो ठीक करना है तो उसके लिए कौन से नियम अपनाने पड़ेंगे? उन नियमों को अपनाने का शास्त्र ही क्या है मेरे मित्र? व्याकरण है, ग्रामर है। जैसे मैंने इंग्लिश बोला या हिंदी में बोलता हूँ, जैसे कि कई बार साउथ इंडियन कई बार आते हैं तो खुद के लिए पुल्लिंग है, लेकिन लगाते क्या है? मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं खाती हूँ। ये जो बोल रहे हैं वो अशुद्ध व्याकरण बोल रहे हैं। जब व्याकरण के नियम उन्हें मालूम पड़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? भाषा के शुद्ध प्रयोग वो करने लग जाएंगे। और भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्री कौन सा होता है मेरे मित्र? ग्रामर होता है। भाषा के द के नीचे ध लगा दिया, ये ध जो है पूरा है या आधा है? इसको जब मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये द तो आधा है, छोटा द है, मतलब अरहित है। आगे देखेंगे ना। मैंने क्या बोला? भाषा के शुद्ध प्रयोगों के नियम, भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों को ही, नियमों के शास्त्र को, नियमों के शास्त्र को ही आप क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये नोट्स बनाते चलना आप, आपके आज जीवन काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। एग्जाम तो हम इसी बार आपका जनरल हिंदी का पेपर अच्छा करवा के ही मानेंगे, चिंता मत करना आप, लेकिन इन चीजों को लिखना आप, है ना। चलिए, अब जैसे कि ग्रामर का एक एग्जांपल और दे दूं। जैसे मैंने आपसे बोला, अच्छा मुझे है रसगुल्ला लगता, अच्छा मुझे है रसगुल्ला लगता, तो ठीक है क्या व्याकरण के नियमों के हिसाब से? तो इनका क्रम भंग हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। क्या? मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। ये क्या है? सही क्रम में लिखा हुआ है। जब हम वाक्य रचना पढ़ेंगे तो या वाक्य जब शुद्धिकरण देखेंगे तो उसमें भी ये वाक्यों के क्रम के बारे में, शब्दों के क्रम के बारे में समझेंगे। और इस भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए ही हम मेरे मित्र व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है वर्ण, और एक होता है मेरे मित्र शब्द, और तीसरा होता है आपके लिए वाक्य। ठीक है मेरे मित्र। व्याकरण में मुख्यतः हम 3 भागों पर बल देते हैं। एक वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा हो गया मेरे मित्र वाक्य। और ये वर्ण क्या होते हैं मेरे मित्र? और हम किसको समझेंगे? इस वर्ण को। और वर्ण को समझने के लिए हम बोलते हैं वर्ण विचार। जो मैं आपसे को बता रहा हूं ना कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो मानकीकरण के जो पेजेस हैं, उसमें जो उनका विकास का क्रम बता रखा है कि पहले जो चित्र आए, चित्र के बाद हमने उसको दूसरे भावों में उसको चेंज किया, फिर हमने उसको वर्ण विचार में चेंज किया, बोलने में चेंज किया। तो वर्ण विचार को कहते हैं फोनोलॉजी। तो एक बार अब हम किसको पढ़ेंगे? फोनोलॉजी को पढ़ेंगे। और इसी फोनोलॉजी में हम स्वर,
व्यंजन और हमारे जो मानकीकरण कितने वर्ण हैं उनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण विचार, और वर्ण विचार को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, वर्ण विचार को क्या कहते हैं मेरे मित्र? फोनोलॉजी। ठीक है, देखिए छोटा बच्चा होता है ना, जब वो बोलता है तो उसके मुख से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है। और जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं, चूंकि अब हम लिपि वगैरह समझ गए, तो जब हम ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो उस वर्ण या अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, वर्ण जो है ना, ये ध्वनि का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम लिपि में लिखते हैं। मतलब कि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, फोनोलॉजी। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे ही हम मेरे मित्र क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला न, प, ट और घ। क्लियर है? और हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं मेरे मित्र? शब्द बनते हैं। और शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। हम कहते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द जो होते हैं वर्णों का ऐसा मेल होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। आप संधि भी पढ़ेंगे ना, ध्यान रखना, उसमें मैं आपको लिखाऊंगा कि संधि में जो आपके दोनों पार्ट हैं वो उन दोनों पार्टों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी संधि बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। क्लियर है? जैसे मैंने वर्ण लिखे न, प, ट, घ। क्लियर? इन वर्णों को यदि मैं ऐसे लिख दूं, पनघट, क्रम से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। क्लियर है? मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए इनका। तो मैं कह सकता हूं ना, वर्णों का सार्थक मेल। क्या? ऐसा मेल जो सार्थक हो, उसी को आप क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, अब देखो, इन वर्णों को आप दो भागों में या दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये मैंने किस में से निकाला है? ये मेरे मित्र जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसमें जो इस बार जो मानकीकरण दिया गया है, उसी मानकीकरण से मैंने आपको ये वर्ण निकाल के दिए हैं। उसके अध्यक्ष थे जगदीश जी, जिन्होंने मानकीकरण किया है 2024 में। कमेटी जो बनी थी, विशेष एक समिति बनी थी मानकीकरण के लिए, उसके अध्यक्ष जगदीश जी थे, आई थिंक। चलिए, स्वर और व्यंजन पे अब बात कर लेते हैं। वर्गों के भेद की यदि मैं बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर है? और आपको मालूम भी है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। मैं आपके साथ एक विभाजन करना चाहता हूं, उस विभाजन के बाद हम बाकी चीजें समझेंगे। देखिए मेरे मित्र, मूल वर्ण, देखो जो अब नया मानकीकरण हुआ है उसमें मेरे मित्र 53 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं वर्ण। उनको भी अपन एक बार देख लेंगे ना। मूल वर्ण कितने हैं मेरे मित्र? 44। इसको यदि मैं विभाजित करूं तो आपको बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किसमें? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? देखो, कुछ ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। मतलब कि वैज्ञानिक रूप से देखें तो इनको बोलते समय जो हवा है बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है, और ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। तो मैं इसको
परिभाषा में ऐसे कह सकता हूं क्या, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हमारी भाषा बहुत वैज्ञानिक है। जो हमारे मंत्र हैं, उन मंत्रों के जो शब्द हैं, कई बार कहते हैं ना कि इस मंत्र का जाप कीजिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे भैया, पूरा शरीर सांसों के ऊपर नीचे होने से चल रहा है। तो इन शब्दों के वाइब्रेशन से, इन शब्दों के सांसों के आने और जाने की प्रक्रिया से निश्चित रूप से आपके जो जितने भी मंत्र हैं ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं, सटीक हैं। क्लियर है? तो जिन वर्णों का, जी जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, उन्हें बोलते समय जब हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है, ऐसी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। क्लियर है? जिन वर्णों, लिख लीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। और आप सभी को मालूम है स्वर कितने हैं? 11 हैं। एक बार मेरे साथ ये टेबल बना लेना आप। कितने हैं मेरे मित्र? 11 हैं। क्लियर है? अच्छा, इनको भी दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो हो गया मेरे मित्र मूल स्वर, या जिसको, सॉरी, एक हो गया आपके मूल स्वर जिसको आप ह्रस्व भी कहते हैं। फिर लो, एक र आ गया, ये मूल स्वर जिसको आप कहते हो रस कहते हो। क्लियर है? और दूसरा है मेरे मित्र संधि स्वर। इसके दो नाम और हैं, एक संयुक्त और दीर्घ। संयुक्त और धीर, मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते, जब आप बोलते हैं तो एक तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते, और ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिसको बोलने में आपको कम समय लगता है। बिल्कुल, ह्रस्व मतलब कम, लघु। इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व कहते हैं। मतलब इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये कितने मेरे मित्र? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अ के टुकड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। छोटी ई का टुकड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऊ का टुकड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब ये री का और ध्यान रखना, इस री के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अच्छा, संधि स्वर या संयुक्त दीर्घ, संयुक्त या दीर्घ स्वर कौन से हैं जिनको बोलने में, ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है? क्लियर? और ये इनसे जुड़ के ही बनते हैं, जैसे कि अ धन आ, मतलब अ मिलके क्या बन गया? आ। और ई धन ई, ई बन गया। ऊ धन ऊ, ऊ बन गया। ये इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। आई है ये, क्या है मेरे मित्र? आई है। क्लियर? इसी तरीके से ओ और ओ। स्पष्ट है? ये कितने हो गए? 7 हो गए। ये कितने हो गए मेरे मित्र? 7 हो गए। मूल वर्ण थे, स्वर और व्यंजन में विभाजन किया हमने। 44 है तो 11 ये हो गए। अगर 11 ये हो गए तो ये अपने हो गए 33। 11 में से मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो है वो 4 हैं, अ ई उ और री। और संधि स्वर है आ ई उ ए ओ औ। स्पष्ट है? अच्छा, व्यंजन क्या हो गए? व्यंजन हो गए जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बिना स्वरों के आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो 11 स्वर हैं, हम जब वर्णमाला देखते हैं तो उस वर्णमाला में आपको अंग और अह भी देखने को मिलता है। लेकिन मेरे मित्र, ये इनकी गिनती स्वरों में नहीं होती है। इनकी गिनती स्वरों में नहीं होती है। एक बात और देखो मेरे मित्र, अभी मैं आपके साथ मात्राओं के बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको स्वर बताए हैं 11, इसमें जो अ है ये कोई मात्रा नहीं होती।
बाकी सबकी हम मात्राओं के बारे में देखेंगे। कोई मात्रा नहीं होती। तो मात्राएं कितनी रह गई? अगर मैं बात करूं तो मात्राएं रह गई 10। मात्राएं कितनी रह गई मेरे मित्र? 10। ये बात आप ध्यान रखना। तो अंग और अहे की बात ऐसी है मेरे मित्र, ये जो अंग और अहे हैं स्वरों के साथ हम लिखते हैं और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? सिर रेखा के ऊपर ये एक बिंदी या चंद्र बिंदु, इसके बारे में भी मैं आपके साथ विस्तृत बात करूंगा सर, चंद्र बिंदु वाला नहीं। अंग और अह, ये क्लियर है? तो इसको हम कैसे बताएंगे? ये हो गया और ये विसर्ग हो गया। क्लियर है? अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो है अनुस्वार और विसर्ग, इनका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। क्या? स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण आप नहीं कर सकते। बोल के देख लेना, बिना अ के तो आप कर ही नहीं पाओगे। ये लिख के जरूर मैंने आपको दिखा दिया कि भैया सिरोरेखा के ऊपर बिंदी और सिरोरेखा के नीचे विसर्ग, लेकिन आप इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। क्लियर? और ये ध्यान रखना, ये हमेशा स्वर के बाद ही बोले जाते हैं, हमेशा स्वर के बाद ही बोले जाते हैं। इसीलिए अ के योग, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अ के योग से ही वहन करते हैं ये, अ के योग से ही वहन करते हैं। क्या बोला मैंने? बिना अ के उच्चारण ही नहीं कर सकते, बिना अ जोड़े हुए स्वतंत्र इनका कोई उच्चारण नहीं होता। और अ के योग से ही ये वहन करते हैं, अर्थात अ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। और इसीलिए मेरे मित्रों इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। समझ में आ गया हम इसको क्यों अयोगवाह कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मजेदार बातें हैं ना। अपनी भाषा पे गर्व करना सीखो आप, इसमें बहुत प्यारी प्यारी भी छोटी छोटी चीजें निकलेंगी, लास्ट तक आपको आनंद भी आ जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। ऐसा ही में सबसे अच्छे नंबर आएंगे आपके, चिंता मत करो। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, चलिए फिर मैं आगे भी बताऊंगा। कुछ शब्द हैं जो अपने हिंदी भाषा में भी आके जुड़ गए हैं, जिसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी है आ, सॉरी बिंदी नहीं है, केवल एक ऐसा ऊपर चंद्र बिंदु के नीचे का बना हुआ है आ, अंग्रेजी भाषा से आके ये शामिल हुए। जैसे कि आप बोलते हो डॉक्टर, बाल, डॉक्टर, बाल, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? आगत बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। मैं बता दूंगा इनको भी, आपको चिंता मत करो, ये पूरा एक बार बन जाएगा ना तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। आगत समझ में आ गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इनको अंग्रेजी भाषा से आकर शामिल किया है। हिंदी में कुछ शब्द हैं, इनमें आ स्वर है, ठीक है। जैसे बाल, डॉक्टर, एक कॉलेज आदि शब्द आ है, से आगत स्वर कहते हैं। चलो आगे बढ़े मित्र। अब मैं आपके साथ सोच रहा हूँ, जब मैंने आपके साथ मात्रा की बात करी ली है तो हाथों हाथ मात्राओं को भी भैया समझ लो। यही देख लो एक बार, है ना, यही देख लो अपने रजिस्टर में, इसको आप उतारते रहना। एक बात क्या बोलता हूं मैं कि हर स्वर की मात्रा होती है, क्लियर। और स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अ को यदि मैं यूज करता हूं तो आपका ये आम हो गया, अनार हो गया, ठीक है, अब हो गया। ये सारे अ के क्या मैं मूल रूप कर रहा हूं? क्लियर है? एक आज है, मतलब कि ये स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं। और जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ जब भी जुड़ेंगे तो किस रूप में जुड़ेंगे? मात्रा के रूप में आते हैं। इंपॉर्टेंट बात लिख लेना ये आप अपने साथ, ये छोटे छोटे से नोट्स इनको बनाते रहना आप। व्यंजन के साथ
आने पर स्वर क्या बन जाते हैं मेरे मित्र, मात्रा रूप में आते हैं। इसमें कौन सा रूप आएगा, र पे सॉरी कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, बड़ी ऊ आएगी। क्लियर, मात्रा के रूप में हम इसको लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये क है, इसका मैं विच्छेद करता हूं, उसको तोड़ता हूं, बाद में आपके संधि में भी ये काम आएंगे। क को मैंने तोड़ा तो ये नीचे हलंत लगा दिया, मतलब ये कैसा हो गया, अरहित क हो गया, इसमें अ नहीं है। और यदि मैं इसमें अ जोड़ दूंगा तो तब ये पूरा क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। पूरी गणित है, संधि पूरी गणित है, आपको आनंद आएंगे। ठीक है ना, इन छोटी छोटी जो नींव मजबूत करने वाली बातें ना, मैं फिर कह रहा हूं अहंकार मत पालना, एक बार धैर्य से ये कर लेना साथ में। इसमें जो आपको जो लगता है ना मुझे ज्ञान दिखाना है हमें, तो बढ़िया बढ़िया चीज भी मैं आपको अभी बता दूंगा लास्ट में, केवल आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए बताऊंगा। ये आपको लगे कि हाँ साहब इनने करा दिया, नहीं तो आप क्या करेंगे, इधर उधर सब जगह देखते फिरेंगे, अरे यार इनने तो ये वाला भी करा दिया है, इसमें तो इन्होंने वर्णमाला में ये भी चीज कराई है, ये क्या होता है और वो क्या होता है, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे मेरे में तो तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है इसमें, एसआई की परीक्षा पास करनी है। ठीक है, चलो, स्पष्ट आ गया। इसी तरह सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। और अगर मैं मात्राओं की बात करूं, यदि मैं मात्राओं की बात करूं, अ कोई मात्रा नहीं होती। अगर मैं ऊपर लिख दूं स्वर मात्रा, ठीक है, सबसे पहले अ कोई मात्रा नहीं होती, आ ई ई, ठीक है। और वो जो मैं र में बता रहा था ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आप देखेंगे ना कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 100 बालकों में से फ्लुएंटली कोई आपको 5-7 या 5-6 बालक ऐसे मिलेंगे जो पूरी वर्णमाला खटाखट सुना देंगे, और कोई 1-2 बालक ऐसा मिलेगा जो 12 खड़ी सुना देगा। और वो बालक कहाँ का होगा, यदि किसी गांव में विद्यालय में पढ़ा हुआ है या आदर्श विद्या मंदिर का होगा तो 12 खड़ी सुना देगा। ऊ तक हो गई। ऊ के बाद री, री के बाद मेरे मित्र ए, आई, ओ, औ, समझ लो मेरे मित्र, लोड मत लो एक बार, संधि में बहुत काम आएंगी ये। आ कैसे लिखते हैं, ये शिरोरेखा, उसके नीचे डंडा, खड़ी पाई। क्लियर है, ये शिरोरेखा और ये अपनी छोटी बड़ी ई, ये आप ये बड़ी छोटी बड़ी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को बहुत, विद्यार्थियों को बहुत परेशान करती है। ये हो गया आपका, शब्दों में बोलूं तो मैं उदाहरण, कील, ठीक है। ये अंग्रेजी वाला किस नहीं, ये हिंदी वाला किस है, किस किस से, ठीक है। ऊ क्या हो गया मेरे मित्र, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, जो मैंने र में अभी आपको दिखाया था, इसमें कुछ होता है और ये कूद आता है, ये कूद, उच्चारण करोगे तो पकड़ में आने लग जाएगा। री, री कैसे लिखते हैं आप, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ये दोनों मेरे मित्र इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना बस इसको। जैसे कि केला, और कौन सा बना दूं मैं, कैद, कैद में दो एक, मतलब ये आई की मात्रा लग जाएगी, ऊपर दो वंडी लग जाएगी, ओ एक आएगी, ये भी ध्यान रखना आप, और ये दो आएगी। स्पष्ट है, मात्राएं देख ली। और ये मात्राएं बदलने से शब्द का बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा मात्रा का। जैसे कि जल है, ज में आ की मात्रा जोड़ी तो जाल हो गया, और जाल में ल में भी आ की मात्रा जोड़ी तो जाला हो गया। जल, ज में आ की मात्रा जोड़ी तो जाल, और ला ल में आ की मात्रा जोड़ी तो जाला। ठीक है, चलिए, मात्राएं भी यहाँ एक बार अपन ने देख ली। अब एक बार हम पुनः चलते हैं व्यंजन की तरफ, ये आप देख लेना है ना, वो अयोग वहा तो आप साइड में लिख लेना, और बिना मात्राओं के व्यंजन आप नहीं लिख सकते।
बिना अ के तो लिख ही नहीं सकते, और अ कोई मात्रा होती नहीं है। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलिए व्यंजन देख लें। व्यंजन के लिए आप सीधे यहीं आ जाओ, ठीक है? या मैं आपको जो विभाजन करा रहा हूँ वो विभाजन ही करा देता हूँ मैं आपको। व्यंजन कितने बताए मैंने आपको? 33। मतलब जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। इसको 3 भागों में बांट के हम देखेंगे। मैं ऐसा का ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अपनी राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में भी इसी प्रकार से इसको बता रखा है। क्लियर? एक तो बोल रखा है इन्होंने स्पर्शी, एक अंतस्थ, और एक हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। 3 हो गए। क्लियर है? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म संधि कराऊंगा ना तो बड़े आपको आनंद आएंगे। ठीक है? इसमें स्पर्शी में 5 वर्ग बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कचट तप। क्या बोलते हैं? कचट तप। क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, और प फ भ भ। अब मैं आगे 5वां भी जोड़ दूं इसमें वर्ग का तो क्या हो जाएगा? क ख ग घ ण, ग ख ग घ, अंगे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंगे बोलते हैं। क ख ग घ अंग, च च ज झ, और क्या आ जाएगा? अणे। ये हो गया आपका अणे खाली। ट ठ ड। ठीक है मेरे मित्र? इसमें आप खूब गलती करते हो। ट ठ ड, ड की जगह ढ कर देते हो। ये कौन सा आएगा? ढ। ठीक है? और ये आ जाएगा अणा। क्लियर? त थ द ध। आप ऐसे ही लिखना, याद हो जाएंगी आपको ये। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं 5 वर्ग बता रहा हूँ कचट तप करके, इसका शॉर्ट फॉर्म जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है आपके संधि में, तो पूरी संधि में काम आएगा। प फ भ ब म। ठीक है क्या ये? ठीक है। क्लियर है? अच्छा अंतस्थ हो गया। एक्चुअली इसका उच्चारण वाला जब मैं अभी पाठ पढ़ाऊंगा ना उसमें और क्लियर कर दूंगा। स्पर्शी, अब ये स्पर्श वाले जितने भी पढ़ोगे वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो सब स्पर्श हो रहे हैं अपने मुंह के अंतर। मैं इसके बारे में भी आपको वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो एक बार सरल जो अपनी व्याकरण की शुरुआत है ना वो आप कर लो, उसके बाद मैं आपको गूढ़ चीज भी बता दूंगा, निश्चित रहना। कहाँ से मुंह से कौन सी आवाज आ रही है, तालु से, कंठे से, ओष्ठ से, कौन कौन सी है देख लेना भाई, परेशान मत होना। क्योंकि आप क्या करोगे, टेली करते हो ना, बच्चों की आदत बहुत बुरी है। उन गुरुजी ने तो इतना सारा पढ़ा दिया था, आपने इतना से क्यों करा रहे हो? कर लो चलो, ये ध्यान रखना आप। अंतस्थ बीच में स्थित होता है, अंतस्थ। य र ल और व, आप बोल के देखेंगे ना, य र ल व, जीभ बीच में लग रही है ना, य र ल व। क्लियर? ऊष्म, ऊष्म मेरे मित्र आप बोलोगे श, षटकोण वाला श, स ह, श, षटकोण वाला श, स ह। जीभ पीछे जा रही है, आप देखना, श आगे ऊपर टच हुई, श और पीछे टच हुई, और स ह और पीछे, और ह चलेगी लास्ट में। मतलब कि ये यदि ये अपना तालु तो जीभ यहां से टच होनी स्टार्ट हुई, स श स ह। कितनी वैज्ञानिक है। क्लियर? श से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, और ह से हाथी। स्पष्ट है? अच्छा ये जो मैंने लिखे हैं व्यंजन 33 हो गए क्या? 33। अंतस्थ हो गए आपके पास 4, ऊष्म हो गए आपके पास 4, 4 और 4 8, और ये हो गया हमारे पास 25। ये हो गए कितने हमारे पास? 25। क्लियर है? 33 और 11 कितने हो गए मेरे मित्र? 44। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मित्र स्वर कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। कुल कितने हो गए अभी तक? 44। इसमें और जोड़ो 4, और ये 4 कौन से मेरे मित्र? संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन?
संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से बनते हैं ये, ठीक है। ये संधि में आपके खूब काम आएंगे। एक आपने बोला श्र, ये छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। श्र दो कौन कौन से वर्णों से मिलके बना है? श्र आधा है, श ध्यान रखना, श क्या है? अरहित है। अच्छा, छ, क धन, श से षटकोण, छ, ठीक है। त्र अरहित त और र, ज्ञ, इसमें आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा। ज धन आपका आ गया ए, ठीक है, अंग ए। इसको आप देखेंगे ना, कभी भी आरएसएस के संघ चालक है मोहन जी भागवत, या कोई भी आप देखेंगे कि जो व्याकरण में हिंदी का जो ज्ञाता है, जैसे विज्ञान है, तो मोहन जी जो भागवत हैं वो कैसे बोलते हैं उसको? कभी भी उनका कोई स्पीच सुनोगे तो विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। हम प्रणन, इसका जो उच्चारण होता है वो ऐसा ही होता है। कैसे होता है? विज्ञान होता है। क्लियर है? विज्ञान। श्रत और क्षत्रज्ञ, विज्ञान। विज्ञान को अब कैसे पढ़ना? अब विज्ञान। ऐसी जो चिन्ह है, आप इसको चिन्ह पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो इसलिए गलत लिखते हो। तो ये क्या है मेरे मित्र? न इसमें जोड़ दिया तो ह आधा है, अरहित है, और न अयुक्त है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चिह्न। अब से इसको कैसे पढ़ोगे आप? चिह्न पढ़ना। तो क्षत्रज्ञ और छ्र, इन चारों को संयुक्त व्यंजन को मिला दिया तो टोटल कितने हो गए? 48। लो, इसमें से चार और जोड़ो। चार कौन कौन से जोड़ेंगे? एक तो होता है उच्छिप्त। उच्छिप्त मतलब होता है फेंका। उच्छिप्त मतलब होता है फेंका गया। ये जो जीभ है ना, ये उच्छिप्त व्यंजन आप पढ़ते हो तो जीभ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ढ, नीचे की तरफ धक्का मारती है, ढ ढ, ठीक है। उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, नीचे बिंदी आ गई, ठीक है। समझेंगे इनके नियम बाद में, अंग्रेजी वाले शब्दों में काम में आती है। अच्छा, ये कितने हो गए? दो हो गए, मैं बाद में लिख दूंगा। एक आपने क्या पढ़ा था? अनुस्वार, अंग और विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार, अंग, और ये हो गया हमारे विसर्ग। ये कितने हो गए? दो और दो, चार। दो और दो, चार। कुल कितने हो गए मेरे मित्र? 52। और अब कितने हो गए मेरे मित्र? 53। आपने खूब ये शब्द देखा होगा। देखो, वैसे भी पॉलिटिक्स है या कुछ ही कह लो, शब्दों को अपनी मर्यादा है। महाराष्ट्र में अड़ा अड़ा उसको खूब यूज होता है। मराठी में आप देखेंगे ना, मराठी की लिपि में आपको ये खूब मिलेगी, आपको मराठी में खूब मिलेगी अड़ा। तो ये 53 आपका विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है इस बार। क्या विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है? ये विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन ये मेरे मित्र जोड़ा है। तो स्वर अपने कितने हो गए मेरे मित्र? 11। अनुसार और विसर्ग हमारे दो हो गए। अच्छा, उच्छिप्त व्यंजन हमारे ये दो हो गए। चार हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। ये अपन ने बनाए थे 33, ठीक है मेरे मित्र। और ये एक और हो गया। क्लियर? 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 30 46, 46 और 4 50, 50 और 3 53। तो अब ध्यान रखना, अक्टूबर 2024 से जो मानकीकरण हुआ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, उसमें अब कितने हो गए हैं वर्ण? आपके 53। और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय है,
यह जो एक समिति बनाई थी, वह समिति किसके उसमें बनी थी? झा थे, गिरीशनाथ झा। क्या? गिरीशनाथ झा। ये जो विशेषज्ञ समिति बनी थी जिसने आपको ये मानकीकरण करके दिया है, प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, अध्यक्ष वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, वह इसके अध्यक्ष थे इस विशेषज्ञ समिति की। उन्होंने अब कितने कर दिए? 53 कर दिए हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, उसमें आपके मैं सभी ये जो गूढ़ आपके मन में कुलबुलाहट हो रही होगी कि महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष, और आप क्या करेंगे, व्यंजनों के भी भाव आप पाठ करके बताइए। 8 पाठ व्यंजनों को तोड़ के बताइए उच्चारण के हिसाब से, स्वरों की ध्वनियों के अनुसार से तोड़ के बताइए। वो सब मेरे मित्र मैं आपको वो तोड़ के बता दूंगा कि आपको ध्यान में आ जाए। और वो तो मैं इसलिए भी कराऊंगा, कुछ उसमें से जो है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं वो, है ना मेरे मित्र, वो आ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, वो भी आप एक बार देख लो। एग्जामिनर यदि आपसे पूछे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना मेरे मित्र, मूल व्यंजनों की संख्या आप बताना 53। कितनी बताओगे मेरे मित्र? 53। क्लियर है? 4 संयुक्त व्यंजन आपने देख लिए। और ये जो है विशिष्ट व्यंजन, अड़ा जिसको बोलते हैं, ये आपको हिंदी की प्रमुख बोलियों में देखने को मिलेंगे, जैसे हरियाणवी में देखने को मिलता है, गढ़वाली में देखने को मिलता है, कुमायूं में देखने को मिलता है, और आपके मारवाड़ी में भी अपने देखने को मिलता है। ठीक है? और इसके अतिरिक्त यदि आप लिपियों की बात करो तो ये आपको मराठी में तो खूब देखने को मिलता है, तमिल में भी मिलता है, तेलुगु में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको क्या कर लिया इन्होंने भैया, शामिल कर लिया। ठीक है? इसी तरीके से मेरे मित्र एक और नोट आप वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम संधि में एक देखते हैं लरा कार्ती करते हैं ना, जैसे कि ये जो री है, ठीक है, इसमें एक घुंडी और लगा देंगे तो आप इसको बड़ी री बोलते थे। क्लियर? ये मेरे मित्र वैसे देवनागरी में, इसमें संस्कृत में हम इसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है ना, ये संस्कृत में सम्मिलित है। इसी तरीके से ये लरा और ये छोटा ल है और ये बड़ा ल है, ये संस्कृत के लिए जो प्रयोग देवनागरी है वो उसमें सम्मिलित है। ठीक है? और इसीलिए आप देखेंगे कि इनका कहीं पर भी हिंदी की वर्णमाला में इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना आप। वैसे अब संधि करेंगे ना, तो इनके कुछ कुछ एक बार उदाहरण मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अब एक्चुअली क्या है मेरे मित्र, आवे चाहे नहीं आवे एग्जाम में, है ना, और एग्जामिनर के मूड का पता नहीं, दे दे तो दे दे भैया, जिस किताब में से देख रहे हो। तो एक एक दो दो इसके उदाहरण है वो देख लेना, कोई दम्ब भरे ना कि ये तो अब इसमें मानकीकरण में नहीं है, उठा के बाहर फेंक दो। मेरे भाई आज जोड़ू, तो इतना सारा पढ़ा रहा है तो 3 भी पढ़ा ले देवता, क्यों परेशान होता है इतना, क्यों चिल्लाता है इतना भाई, है? इसको भी करा दे, इतना सारा करा रहा है। जो अन्य इतनी सारी आप बातें बता रहे हो ज्ञान वाली, जो पीएचडी करवा रहे हो, तो ये भी करवा लो मेरे मित्र। अब हमारे बालकों को भी क्या, ज्ञान का प्रदर्शन जब तक वो गुरुजी नहीं करें ना, तब तक आनंद नहीं आता उनको। चलिए, ये क्या है, अब इनको हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान इनका यहाँ से हटा दिया है। तो आपने देखो मूल कुछ अपनी वर्णमाला की जो वैज्ञानिकता के अंतर्गत कुछ बातें आपने समझी। स्वर व्यंजन हमने अभी देखा ही है। चलिए मित्र, और लास्ट में अब आपके साथ में जो अपने शब्द प्रकार वाला पार्ट है उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आप एक रजिस्टर बना लेना मेरे मित्र, और रजिस्टर तो क्या बनाना, अगर हो सके तो जो अपने फोटो कॉपी के पेजेस होते हैं उनको बना लेना, और उसमें जैसे विलोम का एक हैंडआउट बनाना, शब्द युग्म का एक हैंडआउट बनाना, और पारिभाषिक शब्दावली का एक हैंडआउट बनाना। ठीक है मेरे मित्र? तो विलोम का देख लें एक बार। अब देखो, इसमें मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको क्या करना है, ये जितने भी विलोम हैं और शब्द युग्म हैं या पारिभाषिक शब्दावली है, जो जो मैं आपके साथ देता जा रहा हूँ उनको आप एक रजिस्टर में नोट करते जाना, और उनका एक बार आप प्रयास करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूँगा। और प्रयास करना है कि ये पहली बार आप बिना देखे इसका अभ्यास करें, खुद सोचें अभिज्ञ का क्या विलोम होगा,
अभ्यस्त का क्या विलोम होगा, ठीक है। ये अधिकार है, अधिकार का क्या विलोम होगा, अवसर का क्या होगा, अवनी का क्या होगा। ये एक बार मेरे मित्र आप ध्यान कर लेना, स्पष्ट है। अलग से रजिस्टर बना लेना। और एक मूल बात आप गांठ बांध लो, जैसे वो नींव की मैंने आपसे बात करी थी ना सब्जेक्ट की, तो जो अपनी सरकारी पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, पुरानी वाली और नई वाली, उस राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की पुस्तक में से ये जो शब्द प्रकार वाला ये पार्ट है, ये तो पहले वो रट लेना। उसके बाद फिर आप चाहे कोई सी भी किसी की भी राइटर की पुस्तक उठा लेना, इवन उसमें से, लेकिन मैं आपको वो सभी मैटर दे दूंगा कि आपको आवश्यकता नहीं पड़े उसमें से उठा के दोबारा से देखने की। इतना मैं आपका अभ्यास करा दूंगा और इतना आपको कंटेंट दे दूंगा कि आपको उन पुस्तकों में से फिर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार जो अपने मेन राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें उनको तो रट लो, फिर चाहे पीएचडी कर लेना आप हिंदी व्याकरण में या जनरल हिंदी में। क्लियर है? तो ये तो विलोम है। कौन कौन से हो गए? अभिज्ञ, अभ्यस्त, अधिकार, अवसर, अवनी, शब्द युग्म आगे हैं। और पारिभाषिक शब्दावली में अबेंडनमेंट, अबियंस, अबोपार, एब्रिज और एकेडमिक, इनके आप प्रयास करना लिखने के अर्थ। शब्द युग्म अंत और ये अंतय है, ठीक है। आदाता और यह अंतय है। उसके बाद है ये अर्घ और अर्घ, अकर, आकर, अग और अघ, ठीक है। ग घड़ी वाला है और ये ग गमला वाला है। अग और अग ये शब्द युग्म आपको करने हैं। पर्यायवाची आपको 4 करने हैं। अर्क, अपमान, अक्षर, अभिजात्य। मैं इनिशियली तो आपका जो हैंडआउट बनवाऊंगा वह अपन वर्ण अनुसार ही चलेंगे, क्रम के अनुसार ही चलेंगे और बहुत अच्छे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। निश्चिंत रहना, आपका जो हैंडआउट बनेगा ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बनेगा, आप निश्चिंत रहना। क्योंकि वो जो क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है ना, वो हिंदी भाषी राज्यों में बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं, जो हिंदी सिलेबस को लेके परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी, उनमें जितने भी प्रश्न आए उनका हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया और उसी में से वो पूरा क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे करा के हम आपको दे देंगे। और कल मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कुछ छात्रों के, इस तरह में वो संधि के हैंडआउट या शीट दे दीजिए। मेरे मित्र, आपसे मेरा आग्रह है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर लो, इसमें आपको वो सारी शीटें भी मिल जाएंगी अभ्यास करने के लिए और आपका कोर्स भी हो जाएगा। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लेकिन हमने तो बिल्कुल नाम मात्र में रखा है ये कोर्स से आपके लिए। क्लियर? इनिशियली 499 रुपीज़ में है प्रथम 100 बच्चों के लिए, और उसके पश्चात फिर इसको हम वही 999 रुपये में कर देंगे ना। चलिए, और हमने एक बार क्या क्या देख लिया, फटाफट उसको रिवाइज कर लो आप। भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने भाषा देखा, मन की बात बोलकर लिखकर जो हम करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसको सोचते हैं, सोचकर जो बोलते हैं उसी को हम भाषा बोलते हैं। इसके मौखिक और लिखित हमने रूप देखे थे। हिंदी भाषा अपन बनाते, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर को अपनाया था, इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप है, इसके भी हमने 2-3 एस्पेक्ट देखे थे। लिपि क्या है? लिखने का ढंग है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध प्रयोग के नियमों के अनुसार जो शास्त्र है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद हमने देखे थे, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण विचार, फोनोलॉजी में हमने पहला देखा था, वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो उसको हम वर्ण बोलते हैं। शब्द, वर्णों के मेल, मतलब सार्थक मेल से हमने बात करी थी, उसको शब्द कहते हैं वर्णों के। उसके पश्चात हमने स्वर और मूल व्यंजन देखा था, उच्छिप्त और विशिष्ट व्यंजन के बारे में देखा था, जो इस बार जुड़ा है, हड़ा बोलते हैं इसको। 53 हो गए हैं, पहले 52 थे। हमने इनका विभाजन भी किया अच्छे से। विभाजन हमने देखा, मूल वन 44 है, स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। मूल स्वर को हम ह्रस्व भी कहते हैं, कम समय लगता है इसको हर्ष कहते हैं। मूल स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते, किसी और से मिलके बनता नहीं। अ, ई, उ और री हमने पढ़ा था। संधि स्वर को हम संयुक्त भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं, कि बोलने में अधिक समय लगता है। 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, स्पष्ट बात है। फिर हमने व्यंजन को देखा था, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्शी में अपने कचट तप करके जो मैंने एक्रोनिम आपको बताया था, इसको देखा था अपन ने। और अंतस्थ में यर, लव और ऊष्म, श, श, स, ह, ये 4 हमने पढ़े थे। 25 4 4 कुल 33 हो गए। हमने देखा था कि अ जो स्वर में हमने देखा था, अ कोई मात्रा होती नहीं है, तो अगर मात्राओं की बात करें तो स्वर तो 11 है, मात्रा 10 है हमारे पास, स्पष्ट है। अंग और अह हम वर्णमाला में इसको देखते हैं चार्ट में, तो स्वर के साथ लिखी हुई मिलती है, लेकिन ये मेरे मित्र स्वर नहीं है। क्लियर है? अंग और अह। अयोग वहा मैंने आपको बताया था, क्योंकि बिना अ के योग के आप अंग और ये जो विसर्ग है, सॉरी
विसर्ग है, इसको आप यूज में नहीं लेते, इसीलिए आपको इसको क्या बोलते हैं, अयोग वाहा। अ के योग से ही जो वाहक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अयोग वाहा। और दो अयोग वाहा है अपने पास, स्वर 11, 33, 44, 4 हमने संयुक्त व्यंजन देखे, श्र 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 छ त्र ज्ञ, ठीक है। छ स्वर रहित र जुड़ जाएगा तो श्र बन जाएगा। छ कछ बोलते हैं इसको, कश, तो ये कश हो जाएगा स्वर रहित क, और श त्र हो जाएगा त स्वर रहित और र, और ज्ञ ज्ञ बोलते हैं इसको, उच्चारण जय होता है, लिखते गया है, ठीक है। फिर ये आप चार आपने संयुक्त व्यंजन जोड़े तो 48 हो गए। 48 हमने फिर उच्छिप्त ढ ढ जोड़ा, इनकी उच्छिप्त क्यों बोलते हैं, उच्छिप्त मतलब होता है फेंकना, फेंक कर मारा हुआ भैया, है ना। तो जो जीभ हमारी फेंक के जब नीचे पड़ती है इधर नीचे वाले जबड़े पे, तो ये शब्द निकलता है ढ ढ ढ ढ। देखो ऊपर से सीधे नीचे आके टपक रही है, धक्का दे रही है। उच्छिप्त, उच्छिप्त का मतलब ही होता है नीचे फेंक के, फेंकना, जीभ फेंक रही है, ठीक है मेरे मित्र। अनुसार हमने देखा अंग, विसर्ग अह, अयोग वहा, दो ये हैं तो कुल 4 हो गए, 52 हो गए। और ये विशिष्ट व्यंजन इस बार अपन ने जोड़ दिया, कुल मेरे मित्र हो गए इस बार मानक वर्णमाला में 53 हो गए। स्पष्ट है मेरे मित्र। चलिए, और हमने इसमें क्या देखा, उसके पश्चात हमने स्वर की कुछ मात्राएं समझी, और ये मैं इसके बारे में आपको और चर्चा करूंगा भी, व्यंजन वर्ग के बारे में। फिर आपके लिए होमवर्क आ गया विलोम का, पारिभाषिक शब्दावली का, और शब्दयुग का, और पर्यायवाची का, ये कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी आपके वर्णमाला से संबंधित होगा, लेकिन उस वर्णमाला में थोड़े से गूढ़ बातों का अपन बात करेंगे कि इनका जो उच्चारण होता है, चूंकि अपनी जो RBSC की किताब है उसमें उच्चारण के अनुसार भी वर्ग भेद दे रखे हैं। एग्जामिनर यदि उसमें से उठा के आपसे पूछ लिया तो बिल्कुल पूछ सकता है शब्द प्रकार के अंतर्गत, या एक क्वेश्चन आपके डालते डालता तो वैसा एक क्वेश्चन डाल दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो उन गूढ़ बातों को अपन अब इस क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें समझ लेंगे, ठीक है रोहित। स्वर के अनुसार भेद, ध्वनि के अनुसार भेद, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद हैं, वो 8 भेद उसमें बता रखे हैं, वो 8 के 8 भेद अपन देख लेंगे। और उसके पश्चात फिर अपन यही जो आपको रजिस्टर बनाया मैंने शब्द प्रकार का, उस शब्द प्रकार के रजिस्टर को अपना अपडेट करते चलना। मन में किसी प्रकार की शंका है वो बता देना। और जिन विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमें शीटें दे दो, तो मेरे मित्र एक और ज्वाइन कर लो, उसके साथ आपको सारी शीटें मिल जाएंगी, संधि की ही नहीं सारी मिल जाएंगी। चलो मेरे मित्र, राम राम, आनंद किए जाओ।